नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम थोड़ी सी बात वर्ल्डोमीटर के हिसाब से कितने कोरोना के केसेस हैं वो कर दें। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं लाइव 1 घंटे का करता हूँ रात में 8 बजे, और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 5 बजे शाम को मैं या मेरे साथी सुधांशु या अजय प्रकाश या कोई ना कोई मेरा साथी शाम को 5 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक लाइव करेंगे 20-25 मिनट, आधे घंटे का। और उसमें मूल रूप से जो कोरोना से जनित जो समस्याएं हैं उसका समाधान है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय ये डिटेल कर लेंगे कि कितने कहाँ हैं, कितने संक्रमित हैं। लेकिन जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, इंडिया में जब मैं ये आपसे कर रहा हूँ तो 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख लोग। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपकी फिगर फ़र्क रहती हैं। फिगर इसलिए फ़र्क रहती हैं कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूं और जब ये आप देखते हैं, जब ये मतलब फाइनली एडिटिंग के साथ फाइनल होता है, उसमें कुछ टाइम गैप हो जाता है, इसलिए वो रहता है। लेकिन कोई वो चेंज कोई 2-4% का नहीं रहता है। मतलब मैंने कहा अब इस समय जैसे 1 करोड़ 79 लाख 97,000 है, तो अब वो उस समय हो जाएगा 1 करोड़ 80 लाख। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अप्रैल 27 कल को सारी दुनिया में तो कम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ फिर वो रफ्तार जारी हो गई है। 3,62,902 3,62,902 लोग कल संक्रमित हुए हैं, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में भी किसी देश में एक दिन में इतने लोगों के संक्रमित होने का। डेथ्स कल हुई हैं 3,285 3,285, अभी तक की सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में। और एक्टिव केसेस अब हमारे यहाँ 29.78 लाख हो गए हैं, 29,78,000। वो 30 लाख हो जाएंगे शायद, अगर मतलब टाइम गैप ज़्यादा हो गया तो। इस बैकग्राउंड के साथ जो सबसे एक सेटिस्फाइंग बात ये रही कि हमारे मोदी जी के जो एक ऑस्ट्रेलियन नाम के न्यूज़पेपर ने जो एक लेख छाप दिया था जो सबको बुरा लगा था, तो अब हम लोगों ने भी उस पर कहा कि भाई मोदी जी के अगेंस्ट आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने तो मांग की थी यहाँ एफआईआर करने की, लेकिन उसकी जगह जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो है, उसके डिप्टी हाई कमिश्नर ने क्रिस्टोफर डोरे, जो एडिटर इन चीफ हैं दी ऑस्ट्रेलियन के, उनको एक पत्र लिखा। और उन्होंने उस पत्र में लिख के ये कहा है कि जो मिस्टर फिलिप्स शोरवेल की जो टाइम्स में लिखी हुई स्टोरी 25 तारीख की थी जो अमेरिका में थी, उसी को उन्होंने फिर छापा था। और उसमें उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे आपने गड़बड़ काम किया है और ये बहुत ही बदमाशी वाला काम है, और उन्होंने ठीक से उसमें उनका जवाब दिया है। उसमें मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 2 चीज़ें, मेरे हिसाब से 2 करेक्शन अगर हो जाते तो अच्छा था। अब तो खैर चिट्ठी चली गई है, आप चिट्ठी देख ही रहे हैं। एक तो जब ऊपर उन्होंने रिगार्डिंग लिखा ना, तो सब्जेक्ट या उन्होंने रिगार्डिंग लिखा है, हालांकि कायदे से सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिगार्डिंग लिखा। उसमें मोदी लीड्स इंडिया इनटू अ वायरल एपिक्लेप्सी। मेरे हिसाब से ये नहीं लिखना चाहिए। वो मोदी जी का नाम क्यों लिख रहे हैं? पूरी चिट्ठी में तो मोदी जी का नाम नहीं लिखा गया है, तो आप अपनी तरफ से मोदी जी का नाम क्यों लिख रहे हैं? तो ये जो जिसने भी ड्राफ्ट की, ये उसकी एक बेसिक गलती है। दूसरी एक मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर की स्टेशनरी जा रही है, उस पर जो ईमेल है वो हाथ से काट के लिख दे रहे हैं। अरे वो हमारे टाइप थोड़े ही लोगों की चिट्ठी पत्री है कि हम लोग कुछ हुआ कि पेपर बचाने के लिए, कागज़ बचाने के लिए लिख देते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में जो इंडियन हाई कमिश्नर बैठा हुआ है, उसकी स्टेशनरी में हाथ से काट के आप ईमेल क्या कर रहे हैं? इस पर अगर कोई ध्यान दे देगा तो जरा कार्रवाई तो होनी चाहिए इस पर। अब एक चीज़ दिक्कत क्या हो रही है कि इन विदेशियों को कोई ठीक सबक सिखाना पड़ेगा, चिट्ठी से मानने वाले नहीं हैं। 25 को ये छपा ऑस्ट्रेलियन, CNN ने 26 अप्रैल को एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, और उस पर उसने लिखा कि कोविड-19 एक्सपोज्ड पॉपुलिस्ट लीडर्स लाइक मोदी एंड ट्रंप। तो इसमें तो कोई बात नहीं कि ट्रंप जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, हमारे मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हिंदुस्तान आए, हमने उनको नमस्ते ट्रंप किया, उसके बाद कोरोना आया, और मोदी जी गए वहाँ हाउडी मोदी करने अमेरिका, उनको जिताने की अपील किए। वो अलग बात है कि वो अपील, ये अमेरिका वाले बदमाश हैं, हमारे मोदी जी की बात नहीं मानी, वो एक अलग बात है। लेकिन
ये पेपर तो, विदेशी पेपर तो इनके पीछे जैसे मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तो इसका कोई ना कोई ऐसा FIR टाइप या ये भी पता किया जाए कि वो जो रिपोर्टर है उसका अगर कोई हिंदुस्तान में रहता हो, उसका कोई नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, दूर का भाई का, साले का लड़का, साली की लड़की, चाचा चाची, मौसा मौसी, कोई कहीं से हो, तो फिर तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अपने पास सारा सिस्टम तो है ही ना ठीक करने का। तो वो जरा एक मुझे लगता है खोज खबर करनी चाहिए कि उस पेपर का, या उस पेपर में कोई हिंदुस्तानी हो जिसका कुछ, तो फिर हमारा सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दैट। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो पिछले हफ्ते हुई और वो चल रही है, इधर कोर्ट बहुत मतलब हेडलाइंस में है। मद्रास हाई कोर्ट में जो उनके चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के, संजीव बनर्जी साहब। अब संजीव बनर्जी साहब ने एक मतलब एक PIL जो AIDMK के मंत्री थे हैं तमिलनाडु में, उनकी PIL थी, उस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत तल्ख टिप्पणी की है। मैं 2 मिनट में जरा इन जज साहब का बैकग्राउंड भी बता दूं, क्योंकि इसको लेके बीजेपी कह रही है कि ये जज साहब और ममता बनर्जी, एक तो दोनों बनर्जी हैं। तो हिंदुस्तान में तो सबसे अच्छा काम ये होता है कि अगर आप बनर्जी तो ज़रूर आप एक दूसरे से मिले हुए हैं, अगर आप सिंह तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, अगर आप पांडे तो एक दूसरे, खैर वो तो हम लोगों की आदत है। ये जज साहब अभी जनवरी 2021 में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होके यहाँ आए हैं। उससे पहले ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बन गए थे, कलकत्ता में ही इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। इनकी एक विशेष बात मैं बता दूं, क्योंकि उसका इस जजमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये जज साहब वकालत शुरू करने से पहले इन्होंने द टेलीग्राफ, जो कलकत्ता का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, लेकिन जो सरकार से बहुत सवाल पूछता है और अजीब सी हेडलाइन लगाता है, और वो ठीक हेडलाइन नहीं लगाता है, मतलब अगर मौका लगेगा तो उसको भी सिस्टम ठीक करेगा, उसमें 5 साल बतौर स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह लीजिए, 5 साल काम किया है इन्होंने। क्रिकेट का 1987 का रिलायंस कप, 1989 का MRF वर्ल्ड सीरीज एज अ रिपोर्टर की है। तो कुछ मतलब मीडिया से भी पुराना रिश्ता है इनका। पहला जो नौकरी थी या जो पहला वो था वो मीडिया से था। खुद 5 साल एक्टिवली रिपोर्टर रहे हैं। अब ये थोड़े जो जस्टिस संजीव बनर्जी हैं, ये थोड़ा जजमेंट को में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए तो इन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा था कि आई एम अ जज फर्स्ट, चीफ जस्टिस लेटर। मतलब मैं पहले न्याय देना मेरा काम है। ये चीफ जस्टिस ठीक है, वो एक पद है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है, मैं उसको देखूंगा। और इनका एक पर्टिकुलर जजमेंट जो लास्ट में इन्होंने पिछले, मतलब कोरोना के, मैं हाल के जजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जब पिछले साल दुर्गा पूजा थी वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल गया हो या जानता हो, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा से बड़ा कोई त्यौहार नहीं, इतना दुर्गा, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल दुर्गामय हो जाता है। उस समय उन्होंने रोक लगाई थी, उन्होंने एक लैंडमार्क ऑर्डर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा जो है इसको कर्टेल करिए, गैदरिंग और ये सोशल डिस्टेंसिंग करिए। और उसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन उन्होंने कहा था नथिंग डूइंग, ये सुपर स्प्रेडर हैं, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है, और मानवता की दृष्टि से उन्होंने कहा था। अब वो पहुंच गए कलकत्ता चीफ जस्टिस होके, अरे माफ़ कीजिएगा, मद्रास चीफ जस्टिस होके। वहाँ पे जब ये मैंने जैसे पहले बताया PIL आई, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, और ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत कस के इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब नड्डा जी कहते हैं वो ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन, टिप्पणी और ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, ये अलग अलग बातें हैं। अब आपको कोई खड़ा करके 10 बातें सुनाए तो आप कहिए कि लेकिन लिखा नहीं, तो चलिए भाई लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपके ऊपर मर्डर चार्ज का मुकदमा होना चाहिए। मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत सख्त टिप्पणी है। उन्होंने कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हम ऐसे थे, और वहाँ उन्होंने कहा आप कोई दूसरे ग्रह में रहते हैं क्या, डू यू लिव इन अनदर प्लेनेट, क्या इलेक्शन लंदन में और अमेरिका में और कहाँ हो रहा था। वो उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की है। और अब उन्होंने कहा, और वो इसलिए गुस्सा थे कि उन्होंने कहा कि इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2 मई को काउंटिंग है,
और उससे पहले आप मुझे 30 अप्रैल तक ये बताइए कि आप काउंटिंग में कोविड प्रोटोकॉल का कैसे वो करेंगे, नहीं तो मैं ये काउंटिंग, ये जो कोर्ट है काउंटिंग रुकवा देगा। और उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणियां उसमें की हैं जो आप सब लोग उससे वाकिफ हो गए हैं। इस ऑर्डर का ममता बनर्जी ने स्वागत किया। ममता बनर्जी कह रही थी, मैं तो पहले ही से कह रही थी, मैं तो 3 चरण बात बोल रही थी, एक तो 8 चरण क्यों आप एक्सटेंड करके ले गए थे, लेकिन जब कोविड का प्रकोप शुरू हो गया तो उसको कम करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं। जो बीजेपी के बंगाल के प्रवक्ता हैं शामिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने कहा देखिए मद्रास हाई कोर्ट और तमिल और तृणमूल कांग्रेस एक ही तरह के आरोप लगा रही, तो देयर इज, उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हाई लेवल, क्योंकि कुछ कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या, वो बार बार वो बनर्जी कनेक्शन की इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट साहब जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मद्रास हाई कोर्ट में जजेस के बारे में उन्होंने ये मैं थोड़ा अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर सीधे सीधे कह देते तो कहीं उनके ऊपर कोई चार्ज न लग जाता। तो उन्होंने कहा कि हाई एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशंस में जो लोग होते हैं, दे शुड वे देयर वर्ड्स बिफोर यूजिंग देम। हाई एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन। दीदी, ओ दीदी, ये हमारे शायद नड्डा जी को मैं याद दिला दूं कि आपकी पार्टी के जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति को मैं सर्वोच्च है, जो इलेक्टेड सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, वो दीदी ओ दीदी कर रहे थे। वो कितना अपने वर्ड्स को वे कर रहे थे, ये आप खुद ही वो कर लीजिए। दूसरा, उन्होंने नड्डा जी ने ये कहा कि हम लोग स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव ऑन मेंटेनिंग कोविड प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो कर रहे थे। ये पूरी दुनिया देख रही थी कि आपके अमित शाह साहब कितने अच्छे से 2 मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के जा रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था, कम से कम मैंने तो देखा था। वो जितनी रैली में गए उन्होंने 2 मास्क लगाए, उन्होंने ग्लव्स पहना और उन्होंने वो फेस शील्ड भी लगा ली। अब बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है तो उसके लिए तो संजय वाली आंखें चाहिए। तो अमित शाह जी का, वैसे मैं एक पुरानी क्लिप थोड़ी सी आपको दिखा दे रहा हूँ। नड्डा जी वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए थे, अक्टूबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी कई जगह जीत गई थी, और उस समय जब बीजेपी हेडक्वार्टर पे मोदी जी आए और उनके स्वागत के लिए जब ये लोग गए, तो शाह साहब, अमित शाह जेपी नड्डा साहब को क्या समझते हैं, ये एक क्लिप में आप देख लीजिएगा, 10-20 सेकंड की, आपको समझ में आ जाएगा कि अमित शाह साहब और नड्डा जी में क्या रिलेशनशिप। अब दूसरा थोड़ा ये भी आ जाए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के अशोका होटल में 100 कमरे जजेस, उनके परिवार, उनके स्टाफ के लिए बुक कर दिए गए थे। ये क्या हुआ, 25 अप्रैल को एसडीएम चाणक्यपुरी गीता ग्रोवर ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उसने अशोका होटल को लिखा कि हम आपसे 100 कमरे ले रहे हैं, उसको जो प्राइमस हॉस्पिटल है उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। दे विल क्रिएट अ कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी। गीता ग्रोवर ने अपने उसमें ऑर्डर में कहा कि ये दिल्ली हाईकोर्ट से एक रिक्वेस्ट इस तरह की आई है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें हो हल्ला मच गया, और हो हल्ला ठीक से मचना था, और खास करके सोशल मीडिया पे। बाकी मीडिया तो ठीक है, जैसी है वो आप सब लोग जान रहे हैं। हो हल्ला मच गया। जब हो हल्ला मच गया तो हाईकोर्ट ने सू मोटा इसका कॉन्ग्रेस ले लिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं कहा था, ये आपने क्यों कर दिया। मैं एक चीज़ और बता दूं, जो गीता ग्रोवर जी का वो उस दिन का ऑर्डर था बाय विच उन्होंने वो 100 कमरे लिए थे, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था, नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर शैल अट्रैक्ट पैनल एक्शन एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और एक ही नहीं, रीड इन कंजंक्शन विथ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857 अंग्रेजों के जमाने का, एंड पैनल प्रोविजन ऑफ 188 ऑफ आईपीसी। मुझे ऐसा लगता है कि या तो गीता ग्रोवर जी उत्तर प्रदेश से हैं, और अगर नहीं हैं तो इतने अच्छे जज को जो डिजास्टर मैनेजमेंट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और पैनल प्रोविजन और इन सब की बात कर रही हैं,
इनको हम लोगों को लिएन पे कम से कम उत्तर प्रदेश बुला लेना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत मुफीद रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे यदा कदा, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ, यदा कदा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं, ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं, इस तरह की यहाँ आ जाएंगी। तो इनसे थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं से भी यूपी कनेक्शन हो, नहीं तो इनको लिएन पे हम लोगों को बुला लेना चाहिए। अब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि हमने कोविड इस तरह के होटल की बात नहीं की थी, हमने तो एक कहा था कि भाई हमारे लिए कोविड हेल्थ सेंटर की रिक्वेस्ट की थी। अब एलजी, अच्छा अब इसके बाद एक दूसरा शुरू हो गया, लोग टूट पड़े केजरीवाल और आप सरकार के ऊपर। हालांकि उसका भी एक, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा है कि बहुत अभी आपने पढ़ा होगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है, ये केंद्र ने क्लियर कर दिया है। तो ये रिक्वेस्ट जो ये चुनी हुई सरकारें कह रही है, तो एलजी के यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी, हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट ही नहीं गई थी। अब वो एलजी के यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी कि केजरीवाल साहब के यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में कम से कम इतना, जो कहते हैं ना, आँख का पानी था कि उन्होंने को लगा कि शायद इससे बहुत बैकलैश होगा। उन्होंने, हालांकि वो उनकी क्या प्रोगेटिव हैं और वो क्या क्या करते हैं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं थोड़ी उत्तर प्रदेश की जल्दी से बात कर लूँ। उत्तर प्रदेश में एक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट है, और उत्तर प्रदेश के जो सबसे शीर्षस्थ मतलब अधिकारी लोग हैं, ये उन लोग कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने बताया कि अब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शीर्ष अधिकारी उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जिम्मेदार लोग, और ट्वीट भी कर रहे हैं कि अब तक उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंप वो हो चुका है सर्विलेंस, कि कहाँ क्या है, किसकी क्या है, किसको नहीं है, किसको है। और अब तक 16 करोड़ 19 लाख 58,407 16 करोड़ 19 लाख 58,407 पीपल हैव ऑलरेडी बीन सर्वेड। उत्तर प्रदेश की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन करीब 23 करोड़ 15 लाख है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है घर घर सर्वेक्षण का, घर घर सर्वेक्षण करके लक्षणों वाले व्यक्तियों की जो तलाश हो रही है, उसमें कल तक 16 करोड़ 19 लाख परिवारों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का पहुंचा है और संक्रमण के बारे में जानकारी ली है। और उनमें जो भी कहीं लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए हैं, उनका टेस्ट कराया गया है। टेस्ट कराकर उनका यदि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें संक्रमण पाया गया है, तो उनका इलाज प्रारंभ किया गया है। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि शायद मैं, मतलब जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं तो भाई, मुझे आज तक कोई सर्वे वाला नहीं आया है, आज तक। अच्छा, मैंने फिर ये जब पढ़ा तो मैंने अपने दोस्त मित्रों से पूछा, तो कम से कम मेरे जो 40-50 लोग हैं जिनके संपर्क में मैं तुरंत आ गया हूँ पिछले कल से, जब से ये पढ़ा हूँ, किसी के घर पे कोई नहीं आया है। अब या तो वो देख लिए हैं कि भाई इन लोगों के घर पे नहीं जाना है, या जो भी है, मतलब या तो मेरे बाल कम हैं, या मेरा आप जो भी कारण उन्होंने रखा हो, हम लोगों के घर पे कोई नहीं आया है। आपसे मैं जानना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कि आपके यहाँ पे, क्योंकि ये मैं अपने को भी एजुकेट कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे ये जो डोर टू डोर सर्विलेंस हो रहा है, इसमें कितने लोग आपके घर पे आए थे, और इनके अनुसार अभी इन्होंने, मतलब ये हाल की बात है, इस कोरोना सेकेंड वेव के बाद की बात क्या कर रहे हैं, कितने लोग आए हैं। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सही है तो भाई मैं भी उसमें कहीं कैसे लाइन लगाऊं, कैसे अपने को आगे प्रस्तुत करूं, ये ज़रा देखने वाली बात होगी। अब अंत में चलते चलते एक बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम की क्या समस्या है या नहीं समस्या है। मैं जल्दी से 2 क्लिप आपको दिखा दे रहा हूँ, और उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, त्रिभुवन सिंह है वाइस प्रेसिडेंट यूपी शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश में, जिसको कंट्रैक्चुअल टीचर्स बोलते हैं, उसको शिक्षा मित्र बेसिकली नाम लिया जाता है। और इन सब लोगों की ड्यूटी आजकल पंचायत चुनाव कराने में है। त्रिभुवन सिंह, अच्छा ये लीड स्टोरी है आज, फिर उसी दी टेलीग्राफ की, जहाँ के जज साहब हैं, जहाँ के जज साहब रिपोर्टर थे, उसकी स्टोरी है। वो फोटो लगा दे रहा हूँ। वो फोटो के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही देख लीजिएगा कि फोटो देखने लायक नहीं है। उन्होंने बताया है कि एक सचिन शर्मा नाम के शिक्षा मित्र की बागपत में रविवार को पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी के बाद डेथ हो गई। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 10 दिन में 36 शिक्षा मित्र जो पंचायत इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे थे, उनकी कोरोना से डेथ हो चुकी है। 2 मैं जल्दी से और बता दूं कि बात की को तो नहीं, कौशल किशोर
जो एक पॉपुलर एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं धरने पे बैठ जाऊँगा। एक उनकी बात, और एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो नेशनल टेलीविज़न पे आए थे, आलोक वत्स। ये दोनों लोगों की मैं 30-30 सेकंड का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं। लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई सिस्टम कह रहा है कि आप यहाँ सब है, तो अब सिस्टम को जरा, इन लोगों को जो आपके ही सिस्टम के पुर्जे हैं, आप ही के सिस्टम का जो पूरा ओवरऑल है उसके कहीं वो छोटे मोटे वो हैं, इनको भी जरा ठीक करिए ना, इनको टाइट करिए तो किसी ना किसी तरह से, जिससे सिस्टम बिल्कुल ठीक से चलने लगे। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर, रात रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और लोग बेहाल हो चुके हैं, अब बेहाल हैं, क्योंकि इस तरीके का ये अनप्रेसिडेंटेड सुनामी आएगा दूसरे दौर में, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। और इसके जितनी इसमें चीजें मुहैया कराने की जरूरत थी, हम दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है। आज गडकरी जी ने भी अपने बयान में कहा है कि लोगों को मानना होगा कि दवाइयों की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहां आम आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। उसके पास कहीं न बिस्तर है न ऑक्सीजन है। लोग ऑक्सीजन मांगने जाते हैं तो लोग कहता है सिलेंडर लेके आओ। अरे भाई, ये कोई घरेलू चीज थोड़ी है, बाल्टी थोड़ी है कि घर से उठा के ले आए, इसमें भर दो। और उम्मीद है कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया चल ही रहा है, किसी को कोई कोरोना वरोना, मतलब सब बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, दवाई मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना है, मतलब कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है। तब तक के लिए आप सब लोग, लेकिन आप लोग चंगा है भी तो घर में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, अगर कहीं खुदा न खास्ता किसी को हो जाएगा तो आपके और ऊपर वाले के बीच में और कोई नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।